हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। दोस्तों, रोजगार और निर्माण का नया अंक प्रकाशित हो चुका है जो कि 8 नवंबर से 14 नवंबर 2021 का है। और इस वीडियो में हम इसी अंक का विश्लेषण करेंगे, देखेंगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा इस हफ्ते। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी हैं तो इन्हें भी सॉल्व करेंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले 1 नवंबर को मनाया गया है क्या, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस। तो मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर सन 1956 में। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश की स्थापना की गई थी। और आइए मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। उसके अलावा यहाँ पे सीट्स की बात करते हैं तो सीट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे विधानसभा की 230 सीट है। उसके अलावा लोकसभा में 29 सीट हैं और राज्यसभा में 11 सीट हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है ये कहाँ पे है? ये है जबलपुर में। ठीक है, जबलपुर हाई कोर्ट, ये पॉइंट आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी। और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन बने हैं नए? तो मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई सी पटेल। ठीक है, मंगू भाई छगन भाई पटेल। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हो गए। आइए अब मध्य प्रदेश के कुछ जो राजकीय पशु पक्षी हैं, यहाँ की फसल हैं, फल हैं, इनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है ये कौन है? तो ये है बारहसिंघा। ठीक है, बारहसिंघा। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? तो ये है दूधराज। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद आता है मध्य प्रदेश की राजकीय मछली। तो ये कौन है? मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है महाशीर। ठीक है, महाशीर। इसके बाद देखते हैं मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प। तो ये है सफ़ेद लिली, ये आपको रखना है याद। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो ये है बरगद। ठीक है, बरगद। मध्य प्रदेश का राजकीय फसल कौन सा है? तो ये है सोयाबीन। तो ये मध्य प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये आपको याद रखने हैं। राजकीय खेल कौन सा है? ये है मलखम्ब। और जो राजकीय नाट्य है ये कौन सा है? राजकीय नाट्य है माच। और राजकीय नृत्य कौन सा है? ये है राय और राई। राजकीय नदी कौन सी है? ये है नर्मदा। राजकीय फल कौन सा है? ये है आम। तो ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, स्टैट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। कई बार प्री के एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये सारे ही पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं ये आपको याद रखना है। आइए अब आगे का विश्लेषण जारी रखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है पिछला सप्ताह। पिछले सप्ताह क्या कुछ न्यूज़ में रहा ये देखते हैं। तो सबसे पहले 30 अक्टूबर की न्यूज़ है। यहाँ पे भारत का पहला मानव युक्त समुद्र मिशन लॉन्च किया गया है। और ये जो समुद्र मिशन है इसका नाम है समुद्रयान। ठीक है, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने चेन्नई में भारत के पहले मानव युक्त समुद्र मिशन जिसका नाम है समुद्रयान, इसको लॉन्च किया इन्होंने। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत का पहला मानवयुक्त समुद्र मिशन है। नाम आपको याद रखना है समुद्रयान। और किसने लॉन्च किया है? यह है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो कि केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे केंद्र सरकार ने नौकरी पेशा लोगों को बड़ी राहत देते हुए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर मिलने वाले जो ब्याज दर है इसमें 8.5% तक रखने की इसको मंजूरी प्रदान कर दी है। तो इससे पूरे भारत में लगभग 5 करोड़ से अधिक EPFO अंशधारकों को लाभ होगा। इसके बाद न्यूज़ है ब्रिटेन से सहायता प्राप्त स्वशासी द्वीप है जिसका नाम है जर्सी और गंसी। इन्होंने अपने समुद्री क्षेत्र में फ्रांस की नौकाओं को मछली पकड़ने का लाइसेंस देने से इनकार कर दिया है। इसके बाद 31 अक्टूबर की न्यूज़ है। यहाँ पे केंद्र सरकार ने सेबी अध्यक्ष पद के लिए आमंत्रित किए हैं आवेदन। तो जो केंद्र सरकार है एक्चुअली में भारत प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी, यहाँ पे जो अभी प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं ये हैं अजय त्यागी जी। ठीक है, तो इनका जो कार्यकाल है ये अगले साल यानी कि 2022 फरवरी में समाप्त होने वाला है। तो इसी पद के लिए केंद्र सरकार ने आवेदन मांगे हैं। आगे देखिए, यहाँ पे भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास का 17वां संस्करण अमेरिका के अलास्का में संपन्न हुआ है। ये जो अभ्यास है ये 14 दिनों तक चला और
ये जो अभ्यास था इसका उद्देश्य था दोनों सेनाओं को एक दूसरे की अभियानगत प्रक्रियाओं और अंतर संचालनीयता के बारे में परिचित कराना। ठीक है, तो कहाँ पे हुआ था? अलास्का में हुआ था, ये आपको याद रखना है, और भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच में हुआ था। इसके अलावा ये 17वां संस्करण था और भारत की तरफ से यहाँ पे 350 सैनिकों ने पार्टिसिपेट किया इसमें। इसके बाद यहाँ पे भारत दुनिया का सबसे बड़ा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसका नाम है निसार, इसको लॉन्च करने वाला है भारत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सैटेलाइट का नाम याद रखना है निसार। और इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगा। तो ये जो सैटेलाइट है ये 2023 में लॉन्च किया जाएगा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से। ठीक है, ये जो सैटेलाइट है ये वैश्विक जलवायु परिवर्तन की निगरानी करेगा। इसके बाद 1 नवंबर की न्यूज़ है यहाँ पे, भारतीय नौसेना को यहाँ पे परियोजना 15B का पहला युद्धपोत मिला है। तो भारतीय नौसेना की मारक क्षमता में इजाफा करने के लिए युद्धपोत बनाने की परियोजना 15B का पहला विध्वंसक युद्धपोत, इसका नाम है वाई 12704 विशाखापट्टनम को भारतीय नौसेना को सौंपा गया है अभी रिसेंट में। आगे देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि PFRDA ने आधार नंबर के जरिए eKYC की सुविधा शुरू कर दी है। इसके बाद 2 नवंबर की न्यूज़ है यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया ने कोवैक्सीन को मान्यता प्रदान कर दी है। तो ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय कोरोना रोधी टीके जिसका नाम है कोवैक्सीन उसको औपचारिक रूप से मान्यता दे दी है। और रिसेंट में ही न्यूज़ आ चुकी है कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है यानी कि WHO, इन्होंने भारत की कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज़ के लिए मंजूरी दे दी है। आगे देखते हैं, अगले साल जो हज यात्रा होगी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है इसको आरंभ कर दिया गया है। ये जानकारी दी गई है केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बासी नकवी जी के द्वारा। इसके बाद 3 नवंबर की न्यूज़ है यहाँ पे, सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए सैन्य साजो सामान खरीदी की मंजूरी दी गई है। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए 7,965 करोड़ रुपए के सैन्य साजो सामान की खरीद के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। आगे है यहाँ पे देखिए, दुनिया भर में कोरोना महामारी से मरने वाले लोगों का आंकड़ा जो है ये 50 लाख के पार हो चुका है। ये जो जानकारी है अमेरिका का एक विश्वविद्यालय है जॉन हॉपकिंस, इनके द्वारा एक रिपोर्ट में दी गई है। इसके बाद 4 नवंबर की न्यूज़ है यहाँ पे, स्मार्ट एंट्री एयरफील्ड हथियार का सफल परीक्षण किया गया है। तो DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जिसे कहा जाता है, तो DRDO और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त रूप से विकसित किया है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार, और इसके 2 सफल उड़ान परीक्षण किए गए हैं अभी रिसेंट में। इसके बाद यहाँ पे विश्व के सबसे पुराने सर्च इंजन में से एक है याहू, आपने सुना होगा याहू। तो याहू ने अब चाइना में अपना कारोबार समेटने का फैसला कर लिया है, यानी चाइना में अब याहू पूरी तरह से बंद होने वाला है। इसके बाद है 5 नवंबर की न्यूज़ यहाँ पे, अमेरिका ने 2 इजरायली कंपनियों को प्रतिबंधित किया है। तो अमेरिका ने इजरायली कंपनी NSO ग्रुप और कैंडीरू पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये 2 कंपनियां हैं, NSO ग्रुप और कैंडीरू, दोनों इजरायली कंपनियां और दोनों में ही अमेरिका के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके बाद है रूस की न्यूज़। तो रूस के विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव ने दावा किया है कि अमेरिका अफगानिस्तान के पास सैन्य अड्डा बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। इसका देखिए एक इम्पॉर्टेंट डे है जो कि है विश्व निमोनिया दिवस यानी कि वर्ल्ड निमोनिया डे। ये मनाया कब जाता है? ये हर साल 12 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा 12 नवंबर को मनाया जाता है विश्व निमोनिया दिवस। और ये दिन मनाया क्यों जाता है? तो जो निमोनिया होती है, तो निमोनिया होती क्या है, किस तरह से निमोनिया होती है, किस तरह से निमोनिया से बचा जा सकता है, और अगर निमोनिया हो जाता है तो किस तरह से उसका क्योर करना है, क्या दवाइयाँ करनी है, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। फिर यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से एक नोटिफिकेशन आया है जो कि सिस्टम एनालिस्ट तथा प्रोग्रामर के पदों के लिए है। यहाँ पे संविदा की आधार पर यहाँ पे पूर्ति हेतु विज्ञापन दिया गया है। तो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 12 दिसंबर 2021 और आयोग कार्यालय में अभिलेखों सहित आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि है 24 दिसंबर 2021। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, इसके लिए एलिजिबल हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी, तो आप PDF डाउनलोड करके इसके बारे में डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं।
तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम के साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी एकेडमी को। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, डेली वोकैब मिल जाएगा, डेली करंट अफेयर मिल जाएगा और डेली जीके भी मिल जाएंगे शॉर्ट नोट्स की तरह में, वन लाइनर। और ये तीनों चीज़ें हैं ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, हर एक एग्ज़ाम में इनका रोल होता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेक श्योर इंस्टा पे भी ज़रूर फॉलो करिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। फिर अगले पेज में देखिए, यहाँ पे राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में दिया गया है। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है कि राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया कब जाता है। तो ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। हर साल 31 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। कब? राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है 2 नवंबर को। ठीक है, तो इसी अंक में आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डेज पता चल गए। एक तो मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस 1 नवंबर, उसके बाद 2 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, इसके बाद 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, और अभी पिछले पेज में मैंने आपको बताया कि 12 नवंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय निमोनिया दिवस। तो 4 इंपॉर्टेंट दिवस आपको एक ही वीडियो में मिल चुके हैं, आपको याद रखना है ये सब। इसके बाद देखते हैं चर्चा में कौन कौन रहे इस हफ्ते। तो सबसे पहले है नीरा टंडन। नीरा टंडन चर्चा में क्यों रही हैं? क्योंकि ये व्हाइट हाउस की स्टाफ सेक्रेटरी नामित हुई हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की विश्वस्त सहयोगी माने जाने वाली भारतीय अमेरिकी नीति विशेषज्ञ नीरा टंडन को व्हाइट हाउस की स्टाफ सेक्रेटरी के रूप में नामित किया गया है। इसके बाद हैं मारिया वटेल। तो दुनिया की सबसे लंबी महिला बॉडी बिल्डर बनी है ये मारिया वटेल। ये हैं कहाँ की? ये हैं नीदरलैंड की। इनकी जो हाइट है ये 5 फीट 11.92 इंच है और ये दुनिया की सबसे लंबी महिला बॉडी बिल्डर बन गई हैं। इसके बाद है वाटर्स सोल प्रतिमा। ये वाटर सोल प्रतिमा आप फोटो में देख रहे हैं, कहाँ पे है? ये अमेरिका के न्यू जर्सी में स्थापित है। तो अमेरिका के राज्य न्यू जर्सी में सिटी जर्सी में 80 फीट ऊंची ये वाटर सोल प्रतिमा स्थापित की गई है और इसी कारण से ये अभी चर्चा में है। इसके बाद है यहाँ पे दरियाई घोड़े। तो दरियाई घोड़ों को इंसान के रूप में मान्यता दी गई है। कहाँ पे? आइए देखते हैं। तो जंगली जानवरों के संरक्षण के लिए दुनिया भर के देश कई तरह की कोशिशों में जुटे हुए हैं। तो अमेरिका के ओहायो प्रांत की एक ज़िला है, वहाँ का जो ज़िला अदालत है, उन्होंने कोलंबिया के कुख्यात ड्रग माफिया पाब्लो एस्कोबार के 100वें दरियाई घोड़ों को अमेरिका के कानूनन इंसान के रूप में मान्यता दे दी है। ठीक है, तो कुख्यात ड्रग माफिया है पाब्लो एस्कोबार, इनका 100वां दरियाई घोड़ा है, इसको अमेरिका में कानूनन इंसान के रूप में मान्यता दी गई है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेगालोडोन टीथ। ठीक है, मेगालोडोन टीथ। तो कैप्टन ने खोजा है लाखों साल पुराना एक दांत जिसका नाम है मेगालोडोन टीथ। तो फ्लोरिडा के वोट कैप्टन है ये माइकल नास्टोसियो और इन्होंने समुद्र तट पर 6.6 इंच का एक दांत खोजा है जिसको कहा जा रहा है मेगालोडोन दांत और इसी कारण से ये चर्चा में बना हुआ है। ये जो मेगालोडोन आप नाम सुन रहे हैं ये एक विशालकाय शार्क की प्रजाति है जो कि 23 से 36 लाख साल पहले धरती पर पाई जाती थी और पिछले साल ही 5.87 इंच का दांत खोजा गया था और अभी रिसेंट में 6.06 इंच का दांत खोजा गया है। इसके बाद है अनीता आनंद। तो ये कनाडा की रक्षा मंत्री बनी हैं, याद रखिएगा। कनाडा में भारतीय मूल की 54 वर्षीय अनीता आनंद को रक्षा मंत्री बनाया गया है। इसके बाद है जापान की न्यूज़। तो यहाँ पे जापान का एक स्टार्टअप है, इन्होंने उड़ने वाली बाइक लॉन्च की है। तो जापान का एक स्टार्टअप है जो कि ALI टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। स्टार्टअप का नाम है एक्स टूरिज्मो लिमिटेड एडिशन। इन्होंने एक होवर बाइक लॉन्च की है और ये जो बाइक है ये उड़ने वाली है। तो इसकी जो कीमत है अभी 5.25 करोड़ रुपए रखी गई है। इसके बाद है एक शाही कालीन। ठीक है, तो लंदन में स्थित क्रिस्टीज नीलामी घर में शाही कालीन प्रदर्शित किया गया है। इस कालीन का जो निर्माण है ये 16वीं शताब्दी में चीन के मिंग राजवंश शासनकाल में किया गया था और अगले माह पेरिस में इसकी नीलामी होगी। इसके बाद है न्यूज़ यहाँ पे विश्व रिकॉर्ड तोड़ने के लिए एक पर्सन जो है, एक व्यक्ति जो है 3 घंटे बर्फ में रहे हैं। इनका नाम है वलेरजन रोमानोस्की। ठीक है, लुथियानिया में ये चीज़ हुई है। तो विश्व रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जो शख्स हैं ये 3 घंटे 1 मिनट तक खुद को बर्फ़ में खड़ा रखा इन्होंने और इसलिए इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इनका नाम है वलेरजन रोमानोस्की। ठीक है, नाम आपको याद रखना है। इसके बाद है यहाँ पे इम्पैक्ट अवार्ड।
तो एक तस्वीर यहाँ पे वायरल हुई है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये तस्वीर है। तो अमेरिका के टेक्सास में पिछले दिनों सामने आई ये तस्वीर, 2021 के लिए इम्पैक्ट अवार्ड दिया गया है इस तस्वीर को, ठीक है। तो ये जो फ़ोटो है इसको पॉल राजे ने टेक्सास के डेल रियो में क्लिक की थी। तो आपको फोटोग्राफर का नाम याद रखना है, क्या नाम है, पॉल राजे, और अवार्ड कौन सा है, इम्पैक्ट अवार्ड। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए अग्नि-5 का यहाँ पे सफल परीक्षण हुआ है। तो भारत ने अग्नि-5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह सतह से सतह पर 5000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ये जो परीक्षण है ये उड़ीसा स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। इसके बाद यहाँ पे वैन गॉग पेंटिंग है। तो नाजियों द्वारा इस पेंटिंग को लूटा गया था और अभी रिसेंट में इसकी नीलामी की जाएगी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजियों ने इसे जब्त कर लिया था। विंसेंट वैन गॉग की वाटर कलर से बनी पेंटिंग, और इसको अगले महीने न्यूयॉर्क में एक नीलामी में बेचा जाएगा। इसकी कीमत लगभग $20 मिलियन यानी कि 150 करोड़ रुपए रखी गई है। इसके बाद है विद्युत मोहन। तो इनको लंदन में अर्थशॉट सम्मान दिया गया है। तो दिल्ली के एक उद्यमी विद्युत मोहन हैं। इनको फसल अवशेषों को बिक्री योग्य जैव उत्पादों में बदलने की परियोजना के लिए लंदन के एक समारोह में सम्मानित किया जाएगा अर्थशॉट पुरस्कार से। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थशॉट सम्मान है और मिलेगा किसे, विद्युत मोहन को। इसके बाद है एन दुबई। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा झूला है और इसको एक्सपो में शामिल किया गया है। तो दुबई में दुनिया का सबसे लंबा एक्सपो चल रहा है और इसमें दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा झूला है, इसको शामिल किया गया है। इसका नाम है एन दुबई। ये जो झूला है ये 250 मीटर ऊंचा है, ठीक है, हाइट आप याद रख सकते हैं। इसके बाद है एक माचिस की डिब्बी। तो आने वाले 1 दिसंबर 2021 से भारत में माचिस की जो कीमत है ये ₹1 के बजाय ₹2 हो जाएगी, ठीक है। आप सभी को पता है अभी माचिस की एक डिब्बी की कीमत होती है ₹1 और 1 दिसंबर 2021 से ये कीमत हो जाएगी ₹2। आगे यहाँ पे जिहाद भुट्टो। तो 85 वर्ष की उम्र में इन्होंने ग्रेजुएशन किया है। फ़िलिस्तीन की रहने वाली है ये जिहाद भुट्टो, और इन्होंने इज़राइल के कफरवारा से ग्रेजुएशन की है और ग्रेजुएशन इन्होंने 85 वर्ष की उम्र में किया है और इस कारण से ये न्यूज़ में बनी हुई हैं। इसके बाद हैं सैंड्रा मैसन। तो ये बारबाडोस की पहली राष्ट्रपति बनेंगी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहली राष्ट्रपति बन रही हैं ये सैंड्रा मैसन। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ अब बारबाडोस की प्रमुख नहीं रहेंगी। पहले ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ बारबाडोस की प्रमुख थीं और अब इनकी जगह बारबाडोस की पहली राष्ट्रपति बनेंगी सैंड्रा मैसन। इसके बाद देखिए स्नोई और चैंपियन को यहाँ पे ITBP ने पदक से नवाजा है। तो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में ITBP ने 39वीं बटालियन की वार्षिक परेड में सर्विस K9 स्नोई मेलिनियोस नस्ल के डॉग और चैंपियन जो कि एक घोड़ा है इसको विशेष पदक प्रदान किया है। आगे यहाँ पे स्मृति शेष देख लेते हैं। तो देखिए धारावाहिक रामायण में जिन्होंने निषाद राज का रोल किया था उनका अभी हाल ही में 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो जो अभिनेता थे इनका नाम था चंद्रकांत पांड्या, ठीक है, चंद्रकांत पांड्या, और इन्होंने रामायण में राम के मित्र निषाद राज का रोल निभाया था। हाल ही में 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। इसके बाद हैं कन्नड़ के स्टार हैं, सुपरस्टार हैं पुनीत राजकुमार। इनका भी हाल ही में 46 वर्ष की आयु में हार्ट अटैक से निधन हो गया है। आगे देखिए यहाँ पे सामान्य ज्ञान खेल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQ हैं, आइए एक एक करके इन्हें भी देखते हैं। तो सबसे पहले है इनमें से किस खेल आयोजन को पूर्व में ब्रिटिश एम्पायर्स गेम्स कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर है कॉमनवेल्थ गेम्स। फिर है वर्ष 2023 में क्रिकेट एशिया कप किस खेल में आयोजित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है पाकिस्तान। फिर है जस्टिन थॉमस किस देश के प्रोफेशनल गोल्फर हैं। तो इसका राइट आंसर है अमेरिका। नेक्स्ट है जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में किस देश के खिलाफ हैट्रिक ली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वेस्ट इंडीज़। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक में किस देश ने कुश्ती इवेंट में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। फिर है 2020 क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी करने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीरेंद्र सहवाग। फिर है इनमें से किस खिलाड़ी के नाम प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 199 शतक बनाने का रिकॉर्ड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैक हॉब्स। फिर है वर्ष 2006 में फ्रांस को हराकर किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप जीता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इटली। फिर है जोशना चिनप्पा किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्वाश। फिर है वर्ष 2013 में किस खिलाड़ी ने फार्मूला 1 चैंपियनशिप जीती थी। तो इसका राइट आंसर है सेबेस्टियन वेटल।
फिर हाल ही में इनमें से किस खिलाड़ी ने वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाए हैं? तो इसका राइट आंसर है जसकरण मल्होत्रा ने। अगला क्वेश्चन है AIFF ने वर्ष 2020-21 के लिए किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संदेश झिंगन। फिर है दिलीप ट्रॉफी किस खेल की एक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्रिकेट। इनमें से किस खिलाड़ी ने वर्ष 2019 में वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पंकज आडवाणी। हाल ही में इनमें से किस पूर्व क्रिकेटर को ICC हॉल ऑफ फेम में जगह मिली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीनू मांकड़। फिर है शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन किस देश के नागरिक हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे। किस फुटबॉलर के नाम सबसे ज़्यादा बार बैलोन डी ओर पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लियोनल मेसी। फिर वर्ष 2015 में फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल वर्ग के चैंपियन कौन बने थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टैन बाबरिका। फिर ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। नेक्स्ट है सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला वनडे शतक किस देश के खिलाफ बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। फिर भारत ने किस वर्ष हॉकी वर्ल्ड कप का खिताब जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1975 में। इसके बाद है स्ट्रॉन्जा मेमोरियल टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुक्केबाजी। फिर है टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की डिस्कस थ्रो स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डैनियल स्टेल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिप मेसा किस देश के दिग्गज फार्मूला 1 रेसर रह चुके हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। और लास्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा देश वर्ष 2023 में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पेरू। अब आइए इस हफ्ते की खेल चर्चा पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे AFC महिला एशिया कप की बात हो रही है। तो ये जो टूर्नामेंट है अगले साल जनवरी में भारत में ही होगा। ठीक है, भारत में ही होगा और भारत को कठिन ग्रुप में रखा गया है। लकी ड्रॉ के जरिए ये हुआ था चयन और भारत को ग्रुप A में रखा गया है। ग्रुप A में भारत के साथ चीन ताइपे और ईरान जैसी मजबूत टीमें भी हैं। इसके बाद यहाँ पे खेल रत्न पुरस्कार की बात हो रही है। तो नीरज चोपड़ा सहित 12 खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार मिलेगा। तो कौन कौन से खिलाड़ी हैं आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले नीरज चोपड़ा हैं। इनके अलावा मिताली राज, सुनील छेत्री, रवि दहिया, लवलीना बोरगोहेन, PR श्रीजेश, मनप्रीत सिंह, प्रमोद भगत, सुमित आंतिल, अवनी लेखरा, कृष्णा नागर और मनीष नरवाल हैं। तो इनको खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा ये जो 12 खिलाड़ी हैं इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार तो दिया ही जाएगा। इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार भी दिया जाएगा। इसके लिए 35 खिलाड़ियों के नाम की भी घोषणा की गई है। आगे यहाँ पे देखते हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष और पूर्व क्रिकेटर कप्तान सौरभ गांगुली ने इंडियन सुपर लीग की फ्रेंचाइजी ATK मोहन बगान के निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है। फिर यहाँ पे देखिए विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है रितु। तो भारत की मिक्स्ड मार्शल आर्ट रितु फोगाट ने महिला वर्ल्ड ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बना ली है। इसके बाद यहाँ पे देखिए एनेट कोटावेट ने जीता है ट्रांसिल्वेनिया ओपन। तो एस्टोनिया की महिला टेनिस खिलाड़ी हैं एनेट कोटावेट। इन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए ट्रांसिल्वेनिया ओपन का खिताब अपने नाम किया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने वियना ओपन का ATP खिताब जीता है। तो जर्मनी के युवा टेनिस खिलाड़ी हैं अलेक्जेंडर ज्वेरेव। इन्होंने वियना ओपन ATP टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए केंटा सुनेयामा ये फ्रेंच ओपन के विजेता बने हैं। तो और ये जो फ्रेंच ओपन है ये टेनिस वाला टूर्नामेंट नहीं है। फ्रेंच ओपन एक्चुअली में ये बैडमिंटन का टूर्नामेंट है। तो जापान के युवा शटलर हैं केंटा सुनेयामा। इन्होंने फ्रांस में आयोजित हुई थी अभी फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट। यहाँ पे शानदार प्रदर्शन करते हुए इस खिताब को जीत लिया है। आगे देखिए यहाँ पे असगर अफ़गान हैं। इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो अफ़गानिस्तान की तरफ से ये क्रिकेट खेलते हैं। अफ़गानिस्तान के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं असगर अफ़गान और हाल ही में इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए साथियान और हरमीत ने ट्यूनिस चैंपियनशिप जीती है। तो भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं गुणेश्वर साथियान और हरमीत देसाई। इनकी जोड़ी ने वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर यानी कि ट्यूनिस चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए अमेरिकी फुटबॉलर हैं कार्ली लॉयड। ठीक है, इन्होंने संन्यास ले लिया है। अमेरिका की अनुभवी महिला फुटबॉलर हैं कार्ली लॉयड। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। और यहाँ पे देखिए ICC T20 विश्व कप चल रहा, आप सभी को पता है।
तो अभी तो टूर्नामेंट चल रहा है, जो भी रिज़ल्ट होगा अगले अंक तक प्रकाशित हो जाएगा। तो जो भी T20 इवेंट का रिज़ल्ट होगा, जो भी इम्पोर्टेंट स्टैटिक्स होंगे इसके, तो सब कुछ हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल अभी तो आपको इतना याद रखना है कि जो टूर्नामेंट है ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था UAE और ओमान में, ठीक है। पहले टूर्नामेंट भारत में होने वाला था, लेकिन कोविड के कारण इसको शिफ्ट कर दिया गया था UAE और ओमान में। बाकी जो भी रिज़ल्ट है और स्टैट्स हैं ये अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आगे देखिए, यहाँ पे सामायिकी पे एक नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले S-400 मिसाइल का जो सौदा था, इस पर अमेरिकी सीनेटरों की सहमति मिल गई है। तो भारत द्वारा रूस के सतह से हवा में मार करने वाले रूसी S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने को लेकर 2 अमेरिकी सीनेटरों ने सहमति जता दी है। इसके बाद देखिए, राष्ट्रीय एकता दिवस अभी मैंने आपको बताया था मनाया गया था कब, 31 अक्टूबर को हर साल भारत में मनाया जाता है। और उसी के उपलक्ष्य में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के जो लोग हैं, भारतवासी हैं, इनको संबोधित करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे। आगे देखते हैं, यहाँ पे वैश्विक ताकत के लिए भारत और अमेरिका के बीच में गठबंधन जरूरी है, ऐसा कहा जा रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निकी हैली और सांसद माइक वोल्टेज ने भारत एवं अमेरिका के बीच गठबंधन का आह्वान करते हुए कहा है कि इससे दोनों देशों को क्षेत्र में चीन के आक्रामक रुख के बीच अपनी वैश्विक ताकत को बरकरार रखने में और विस्तार देने में मदद मिलेगी। इसके बाद अमेरिका ने अरब सागर में अभी रिसेंट में शक्ति प्रदर्शन किया है। अमेरिका ने एक असामान्य कदम उठाते हुए अरब सागर में अपने महाविनाशक B-1B लांसर बॉम्बर के साथ शक्ति प्रदर्शन किया है रिसेंट में। इसके बाद देखिए, यहाँ पे अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन और जर्मनी यहाँ पे परमाणु संधि को प्रभावी बनाने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, इन्होंने अपने 3 यूरोपीय सहयोगी देश जो कि फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी हैं, यहाँ के नेताओं के साथ मिलकर ईरान समस्या पर बात की है। तो ईरान के जो परमाणु हथियार बनाने लायक यूरेनियम परिष्कृत करने के प्रयास किए जा रहे थे, उस पर इन नेताओं ने चिंता जताई है और परमाणु संधि को प्रभावी बनाने के लिए तैयार हो गए हैं। इसके बाद अंटार्कटिका का एक बर्फ़ का टुकड़ा है जिसको एक नाम दिया गया है ग्लासगो ग्लेशियर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आप सभी को पता है रिसेंट में COP26 शिखर सम्मेलन हुआ और इसी के लिए इस बर्फ़ के टुकड़े को नाम दिया गया था। इसका नाम है ग्लासगो ग्लेशियर। नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे इस हफ्ते के, सभी हमने डिस्कस कर लिए, कुछ MCQ भी देखे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही अगला अंक प्रकाशित हो और उसकी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। इसके अलावा आप ऑनलाइन स्टडी एकेडमी को टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इस न्यूज़पेपर या मैगज़ीन की तो PDF मिली जाती है, साथ ही जॉब की वैकेंसीज़ भी रेगुलर बेसिस पे अपडेट हो जाती हैं वहाँ पे। और आपको एक ही चैनल पे काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली वोकैब, डेली करंट अफेयर और डेली GK भी मिल जाता है। दोनों की ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो मेक श्योर वहाँ पे भी ज़रूर ज्वाइन करिए। बाकी मिलते हैं अगले अंक के प्रकाशन के बाद। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।